अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूएसओ और लीगल एथिक्स का पेपर एलएलबी पार्ट थर्ड का तीसरा पेपर है। आसान पेपर है क्योंकि इसमें जो बियर एक्ट है वो बड़ा छोटा सा बियर एक्ट आपको मिलेगा। 165 आर्टिकल हैं। आर्टिकल ढूंढना आसान होता है सिवाय चंद एक क्वेश्चन के जिसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, जैसे आर्टिकल 22 है और इस तरह के दो तीन और क्वेश्चन है जिसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। वो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे खुर्रम आमिर की बुक से या जो आपके पास बुक हो उसमें से कर लें। बाकी आप बियर एक्ट से वहाँ से देख लेंगे। बियर एक्ट का अच्छा यूज़ करना है इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो बनता है वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के हवाले से कि हु इज़ कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इन लॉ, कैन फॉलोइंग पर्सन बी कॉम्पिटेंट विटनेस, lunatic, a dumb person, a deaf person। क्या एक गूंगा बहरा गवाही दे सकता है और गवाही का क्राइटेरिया क्या है? आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 ये दो आर्टिकल डील करते हैं, इसके रेलिवेंट प्रोविजन है जो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ को डील करते हैं। यहाँ पहले आप आर्टिकल 3 का हवाला देंगे कि हर शख्स गवाही दे सकता है। तो हर शख्स में तो फिर गूंगा भी आ जाता है, बहरा भी आ जाता है, सारे आ जाते हैं, नाबीना भी आ जाता है। उसके लिए शर्त जो उन्होंने रखी है वो यही रखी है कि वो बात को समझ सकता हो जो उससे सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि गवाह बनना है उसने। तो गवाह के लिए पहले जो इब्तदाई चीज़ है वो ये है कि वो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू देम, और दूसरी उसके लिए है कि गिविंग अ रेशनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कि वो सवाल का सही तरीके से जवाब देने की अहलियत भी रखता हो। तो इन लोगों के लिए तर्जुमान रख लिए जाते हैं जो जैसे गूंगा इशारे करता है तो इशारों वाला एक इशारों को समझने वाला एक तर्जुमान रख लिया जाता है जो बता देता है। यानी हर शख्स अहल है, एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू गिव एज अपीयर एज अ विटनेस। वो गवाह के तौर पर पेश हो सकता है सिवाय ऐसा शख्स जो समझ ना सकता हो या ठीक जवाब ना दे सकता हो। उसके बाद आर्टिकल 17 है जिसमें दिया हुआ है कि गवाहों की तादाद कितनी होगी। गवाहों की तादाद आमतौर पर दो होती है, दो मेल विटनेस। अगर दो मेल विटनेस ना हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर तो फिर एक मेल और दो फीमेल। ऐसा नहीं हो सकता कि चार ही फीमेल कर लिए जाए, नहीं। वो एक मेल की गैर मौजूदगी में दो फीमेल हो सकती हैं। दो फीमेल का जो दिया हुआ है वो कुरान मजीद की आयत से लिया गया है कि वो इसलिए ताकि एक भूल जाए तो दूसरे उसे याद दिला दे। अगर मामला हो हदूद केसेस का तो फिर उसमें ख़ातून की गवाही एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वो कबूल नहीं की जाएगी। बाकी तमाम केसेस के अंदर ख़ातून की गवाही काबिल कबूल है। क्या बच्चा गवाह हो सकता है? बच्चा भी गवाह हो सकता है अगर वो सही तरीके से समझ सकता हो और जवाब दे सकता हो तो वो भी गवाह के तौर पे पेश हो सकता है। अदालत उसकी अहलियत को देख लेगी जब वो पेश होगा कि ये कितना बेहतर समझता है और कितना बेहतर आंसर देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विटनेस हु कैन नॉट बी कंपेल्ड। व्हाट इज़ मीन टू कम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस हु मे नॉट कंपेल्ड टू टेस्टिफाई। अब यहाँ पे उसने दो चीज़ें पूछी हैं कि कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस क्या है, यानी आप 3 और 17 का हवाला देंगे। फिर उसने पूछा है हु मे नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई, वो कौन से लोग होंगे जिनको दबाव नहीं दिया जाएगा। कंपेल इसमें आएगा, आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये उन चंद लोगों की बात हो रही है जिनको ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे गवाही नहीं ली जा सकती, उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो गवाही दें। आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 14 तक
3 to 14 ऑफ QSO 1984। इसको भी आपने वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको तरीक़ेकार समझाया था CPC और CRPC में। सेक्शन को लिखने का, आर्टिकल लिखने का भी वही तरीका है कि फॉलोइंग टॉपिक कंटेम्पलेट्स इन आर्टिकल 3 to 14 ऑफ QSO 1984। पूरा का पूरा लिखना है, इसका हवाला मुकम्मल देना है। 3 से लेकर 14 तक ही आप मुकम्मल लिख देंगे कि वो कौन से लोग होते हैं जिनको मजबूर नहीं किया जाता कि वो गवाही दें। मिसाल के तौर पे कोई पब्लिक ऑफिसर है, उसे नहीं कहा जाएगा कि आप पब्लिक ऑफिसर थे तो आपके रिकॉर्ड में जो चीज़ें होती थी वो क्या होती थी। इसी तरह एटॉमिक एनर्जी में काम करने वाले किसी साइंसदान को नहीं कहा जाएगा कि आप एटमी असासों के बारे में मालूमात दें। इसी तरह जब एक शख्स वज़ीर आज़म रह चुका होता है, उसे नहीं कहा जाता कि आपको एजेंसीज़ के हवाले से जो थ्रेट्स थे या जो चीज़ें थी वो आप हमें बताएं। इसी तरह वकील को नहीं कहा जाता कि आप हमें बताएं आपके क्लाइंट का क्या मसला है। क्लाइंट और ये वकील का ज़ाती मसला होता है, तो इन चीज़ों को वो डिस्क्लोज़ करने के पाबंद नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ये कि प्रीविलेज कम्युनिकेशन से क्या मुराद है। अब आप जहन नशीन कर लें कि अगर प्रिविलेज कम्युनिकेशन आ जाए या कंपेल का अगर वहाँ पे वर्ड आ जाए तो आपने 3 से लेकर 14 तक ये BR एक्ट में से आपने लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन यानी ऐसे सवाल जो तौहीन आमेज़ हों, उनके जवाब नहीं दिए जाते। व्हाट इज़ द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग अलाउड बाय द विटनेस इफ़ ही इज़ कंपेल्ड टू आंसर इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। ये भी कंपेलिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इनक्रिमिनेटिंग का वर्ड आ जाएगा यानी तौहीन का लफ्ज़ आ जाएगा। तो फिर आपने आर्टिकल 15 से लेकर, यानी वो 14 तक था, आपने अब 15 से लेकर 18 तक राइट डाउन करना है यहाँ पे कि किसी गवाह को ये नहीं कहा जाएगा कि वो ख़ुद अपनी गिल्ट को तस्लीम करे, वो कोई ऐसी बात करे जिससे उसकी ख़ुद की तौहीन होती हो। आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकम्प्लिस। वादा माफ गवाह कौन होता है? शरीक जुर्म होता है, लेकिन वो अकम्प्लिस बन जाता है, वादा माफ गवाह बन जाता है। फिर वो गवाह के तौर पर जब पेश होता है तो उसकी गवाही की क्या हैसियत होती है? एन अकम्प्लिस इज़ अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, कि हम इसकी बात को अहमियत नहीं देंगे अनलेस ही इज़ corroborated इन ऑन मटेरियल पर्टिकुलर्स ऑफ हिज स्टेटमेंट, जब तक उसके दिए हुए बयान की बड़ी बड़ी बातें ज़ाहिर ना हो जाएं तब तक हम उसकी बात को अहमियत नहीं देंगे। एन अकम्प्लिस इज़ अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज़ corroborated इन ऑन मटेरियल पर्टिकुलर्स ऑफ हिज स्टेटमेंट, गिव योर कमेंट्स। या यूँ आ सकता है हु कैन अपीयर how can apparent conflict between illustration B of Article 129 and Article 16 of QSO be resolved, के आर्टिकल 16 और आर्टिकल 129 की इलस्ट्रेशन बी के अंदर जो डिफरेंस आया है वो क्या है, इसको हल करें। यहाँ पे तो उसने आपको दोनों आर्टिकल बता दिए, बड़ा आसान कर दिया। लेकिन ऊपर अगर वो इस तरह पूछ लेता है कि एन accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in on material particulars of his statement, कि एक शरीक जुर्म की बात की अहमियत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो अपने अहम बातों में उसकी अहम बातें ज़ाहिर नहीं हो जाती, वाज़ेह नहीं हो जाती, साबित नहीं हो जाती। इसमें आर्टिकल 16 लिखना है और आर्टिकल 129 में जाके उसकी इलस्ट्रेशन यानी मिसाल ए है फिर बी है, जो बी है आपने वो लिखनी है। आर्टिकल 16 और
सिर्फ 129 की बी इलस्ट्रेशन, पूरा 129 नहीं लिखना, सिर्फ उसकी बी लिखनी है। अगर पूरा लिखेंगे गलत हो जाएगा। ये टेक्निकल है इस हवाले से ये क्वेश्चन कि इसमें आपने ये याद रखना है 16 और फिर 129 बी। ये इतना बड़ा बियर एक्ट नहीं है, सिर्फ 165 आर्टिकल ने याद हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके। 16 और 129 बी की इलस्ट्रेशन ये दोनों जाके उसमें आप बियर एक्ट वाली जगह पे देख भी लें ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। 16 में वो कहता है कि उसकी बात की अहमियत नहीं होती। 129 में बी में कहते हैं हाँ होती है, तब होती है जब उसकी बातें मैच करने लगे, हमें लगे वाकई इसकी बातें ठीक हैं, फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं।